बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आइल्स का डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आइल्स में CLB 9 लिया दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये वीडियो हम दोनों इकट्ठे मिलकर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है आइल्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हमने सोचा ये वीडियो मिलके बनाई जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कैनेडियन इमिग्रेशन सीरीज पे 2 वीडियोस इससे पहले बना ली हैं, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी चेक करना बताया था और CRS चेक करना बताया था। तो आज की वीडियो हम जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों मुख्तलिफ जगह पे बैठे हुए हैं। बिलाल कनाडा में है और मैं डेनमार्क में हूँ, और हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका यही था एक साथ वीडियो बनाने का। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और प्लीज़ आपने एंड तक देखनी है। अच्छा गाइस, हम शुरू से लेके एंड तक आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। कैसे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे हमने प्रिपरेशन की, क्या-क्या मटेरियल हमने यूज़ किया, क्या टेक्निक्स हमने यूज़ की और कैसे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में CLB 9 और शगुफ्ता का कुछ मॉड्यूल में CLB 10 भी आया, जैसा कि स्पीकिंग में और लिसनिंग में। तो वो शगुफ्ता भी आपको बताएँगी कि उन्होंने कैसे CLB 10 लिया स्पीकिंग में और लिसनिंग में। तो बेगम, हमने कब किया था आइल्स का एग्ज़ाम? मार्च 2018 में किया था। मार्च 2018 में हमने आइल्स का एग्ज़ाम दिया स्वीडन गोतेबोर्ग जाके। तो गाइस, हमारी जर्नी के स्टार्ट में सबसे पहले हमने इंटरनेट से 5 आइल्स की बुक्स डाउनलोड की। ये भी मैं आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा ताकि आपको बुक्स परचेज़ ना करनी पड़े और आपको इंटरनेट पे बुक्स ईज़िली मिलें। तो उस टाइम पे बड़ी मुश्किल से मुझे 5 बुक्स मिली थी ऑनलाइन, जिनमें 3 थी एकेडमिक की और 2 थी जनरल ट्रेनिंग की। लेकिन अब जो मुझे लिंक मिला है उसमें आपको सारी की सारी बुक्स मिल गई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने टोटल में टाइम स्पेंड किया होगा अराउंड 50 आवर्स आइल्स की प्रिपरेशन में, जिसमें आई थिंक मुझे 1 महीना लगा था। और डेली का मैं 1 से डेढ़ घंटा स्पेंड करता था। ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड किया था लिसनिंग पे और रीडिंग पे, क्योंकि ये दोनों ही मेरे वीक पॉइंट्स थे। और बेगम, आप बताएँगी, आपने किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया? कैसे आपने प्रिपरेशन की? ओके, तो मैंने 30 आवर्स की प्रिपरेशन की थी। जी, अराउंड 30 आवर्स आपने लगाए थे लिसनिंग प्लस रीडिंग के मिला के, मिला क्योंकि के। स्टार्ट में आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम था और आप शायद बिज़ी भी थी, तो आप इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकी थी। हुँ, हुँ। लेकिन बाद में आपने कैच अप थोड़ा-सा किया था और लिसनिंग के ऑलमोस्ट सारे मेरे साथ कर लिए थे आपने। हाँ, लिसनिंग के मैंने सारे के सारे कवर कर लिए थे, और आई थिंक हमने कुछ टेस्ट दोबारा भी किए थे जिसमें हमारा बहुत कम स्कोर था। हुँ। और हमने रीडिंग के भी काफ़ी सारे किए थे। 8 किए थे टोटल में, क्योंकि हमारे पास दोनों जनरल ट्रेनिंग की सिर्फ़ 2 बुक्स थी, हुँ, जिसमें थे 4 ईच थे एक बुक में। हुँ, तो हुँ। हमने टोटल 8 किए थे रीडिंग के। चलें, अब हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमने लिसनिंग की कैसे प्रिपरेशन की थी। हुँ। तो टोटल हमने लिसनिंग के किए थे 20 टेस्ट, और हमारी कोशिश ये होती थी कि हम बिल्कुल इसको एज़ अ रियल टेस्ट कंसीडर करें और बिल्कुल ऐसे अपने आप को कंसीडर करें कि हम रियल एग्ज़ाम रूम में बैठे हुए हैं। लेकिन स्टार्ट में हमने कुछ तकरीबन 2-3 टेस्ट थे जिनमें हमने कुछ सेक्शन की ऑडियो रिपीट की थी, क्योंकि उनकी हमें बिल्कुल समझ नहीं लगी थी और हाँ, वो काफ़ी मुश्किल भी थे। हाँ, शुरू में बहुत मसला होता है क्योंकि आप यूज़्ड टू नहीं होते। एक तो एक्सेंट डिफरेंट होता है, और हुँ, आपने उस तरह कन्वर्सेशन कभी अगर सुनी ना हो फर्स्ट बार, जैसे हमने पहली दफ़ा आइल्स दिया था जब, तो हुँ, मेनली ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश एक्सेंट में वो बोले होती हैं जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो हुँ, मुश्किल था उसको समझना। तो शुरू में अगर आपने तैयारी शुरू की है, आप पहला टेस्ट कर रहे हैं या दूसरा, तीसरा, चौथा टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो उस पे परेशान नहीं होना, क्योंकि हुँ, अभी आपका लर्निंग फेज़ है कि आपने उस कन्वर्सेशन में जाना है। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि लोग कैसे बात करते हैं, और फिर जब 5-6 टेस्ट्स की आप रिकॉर्डिंग लगातार सुनेंगे, तो हुँ, आप यूज़्ड टू हो जाएँगे और फिर आपको ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी कि वो क्या कह रहे हैं, और क्योंकि मुख्तलिफ एक्सेंट्स में मुख्तलिफ तरीके से लफ़्ज़ को तोड़-मरोड़ के बोला जाता है। लिसनिंग में आप टोटल 5 मिस्टेक्स कर सकते हैं। अगर आपके 35 आंसर्स ठीक हैं, तो आपका 8 बैंड आ जाता है। अगर आपने जब कहीं पर मिस्टेक की है, तो आपने उसको मार्क कर लेना है और आपने वापस आना है उस जगह पे और आपने देखना है कि ये मिस्टेक आपसे क्यों हुई और आपने उसको इम्प्रूव करना है और वो मिस्टेक आपने दोबारा नहीं करनी। और अब हम आपके साथ कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करने लगे। जब आप रियल टेस्ट में जाएँगे, लिसनिंग का टेस्ट स्टार्ट होगा, आपने कोशिश करना है हर सेक्शन से पहले आई थिंक 3 या 4 सेक्शंस होते हैं और उससे पहले आपको टाइम मिलता है।
क्वेश्चंस पढ़ने का। तो आपने हर सेक्शन से पहले कोशिश करनी है क्वेश्चंस आपने बहुत केयरफुली रीड करें, लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चंस रीड नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी सारे क्वेश्चंस रीड नहीं कर पाए थे हर सेक्शन से पहले। बाज़ बार लिस्टिंग में वो ये होता है कि वो एक आंसर देते हैं, हमें लगता है कि जी ये तो ठीक आंसर है, हम फ़ौरन उसको नोट कर लेते हैं और अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन जब तक एक क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटेंशन डाइवर्ट नहीं करनी, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि वो अपना आंसर चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं, "ओहो! हमसे गलती हो गई, ये तो आंसर ही नहीं था।" तो आपने पूरी ऑडियो केयरफुली सुननी है, फिर उसका आंसर देना है। अब आप बताएँ कि अगर आपसे किसी से कोई आंसर मिस हो जाता है, तो वो क्या करेगा? ओके, लिसनिंग में मेरा सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता था कि मैं ट्रैक लूज़ कर जाती थी, कि आप रिकॉर्डिंग में कुछ आपको कहीं पे किसी पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आया, तो आप उसके अंदर फँस जाते हो और आप अगला भी लूज़ कर देते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो चलती जा रही होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी थी, वो ये थी कि अगर आपका कोई आंसर मिस हो गया, आपको नहीं पता चला कि उसने बंदे ने क्या कहा है उसके जवाब में जो कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसको छोड़ें और अब वो जहाँ पे है वहाँ से कैच अप करें, अगर वो अगले क्वेश्चन पे चला गया। वरना हुँ। आपका बाकी सारे का सारा सेक्शन मेस अप हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकेंगे। अच्छा, अब आगे है आंसर आपने कैसे लिखना है। बेसिकली आपके जो आंसर होते हैं लिसनिंग में वो होते हैं केस सेंसिटिव। अगर आप अपना आंसर लिखेंगे कैप्स में तो वो केस सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका किसी क्वेश्चन का आंसर है एडम, तो ए कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने ए स्मॉल लिख दिया। लेकिन अगर आप कैप्स में लिख देंगे तो ये चीज़ मैटर ही नहीं करेगी। हाँ, हाँ, उसके उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सारा ही कैप्स में लिख दें। और ये चीज़ मुझे मिली थी ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से, और हम दोनों ने ये आपको याद होगा कि रियल टेस्ट में यही टेक्निक फ़ॉलो की थी। और मेरी बेगम का लिसनिंग में आया था 9 बैंड, यानी कि इन्होंने लिसनिंग में सिर्फ़ 1 या 2 मिस्टेक्स की होंगी और मेरा था 8.5, जिसका मतलब है मैंने 3 मिस्टेक्स की थी। तो हमने जो प्रैक्टिस की थी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और आपने भी एट लीस्ट 20 टेस्ट लाज़मी करने हैं। और एक और बहुत यूज़फुल टिप ये है कि आपने अपने आप को रेडी तब कंसीडर करना है फॉर रियल एग्ज़ाम अगर आपके 4 टू 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट में एट लीस्ट 35 स्कोर आया है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। रीडिंग में ये है कि जी आप 5 टू 6 मिस्टेक्स कर सकते हैं तो आपका 7 बैंड आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रीडिंग में 8 बैंड लेना है तो आपके 38 आंसर जो हैं वो ठीक होने चाहिए। रीडिंग जब आपने स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिस करनी, तो आपने टाइम तो नहीं देखना कि आप कितने टाइम में वो टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका मैक्सिमम फोकस बने और आपके कितने आंसर्स मैक्सिमम ठीक हो सकते हैं। हुँ। जब आपको टेस्ट करने का तरीका आ जाएगा और उसमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट सेक्शंस का फॉर्मेट समझ आ जाएगा, तो उसके बाद आप अपने आप को कम टाइम के लिए ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, इससे ये होगा कि ग्रेजुअली आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा कि आपने कैसे आंसर देने हैं, कैसे आपने रीडिंग पैसेजेस पढ़ने हैं। और रियल टेस्ट में ये होगा कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे स्टक होते हैं, तो आपने उस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाना है। और इसके अलावा जो वेबसाइट हमने फ़ॉलो की थी हर मॉड्यूल की प्रिपरेशन के लिए वो थी IELTS.com। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके हर मॉड्यूल के बारे में आपको इतनी डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव टिप्स मिलेंगी, तो आप प्लीज़ इधर भी जाके फ़ॉलो कीजिएगा कि इस वेबसाइट पे उन्होंने क्या टिप्स दी हैं। तो हम दोनों का रीडिंग में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा कम था, दोनों का 7 बैंड था, क्योंकि हमने सिर्फ़ 8 प्रैक्टिस टेस्ट थे वो अटेम्प्ट किए थे। तो आपने कोशिश करनी है कि 8 से थोड़े से ज़्यादा करें, ताकि आपका 7 से ज़्यादा बैंड आ जाए। होपफुली इंशाल्लाह आपका हमसे अच्छा ही आएगा। और फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि पहले भी 2 दफ़ा अटेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन वो था एकेडमिक और हमने उसमें ज़ीरो प्रिपरेशन की थी। बेगम का दोनों दफ़ा आया था 7.5 एकेडमिक में और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 6.5 था और सेकंड में मेरा था ओवरऑल 7, क्योंकि मैंने रीडिंग का एक पैसेज था जिसकी प्रैक्टिस की थी। हम बिल्कुल टोटली आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, हमने एक लफ़्ज़ भी नहीं देखा था बुक्स का, कुछ भी नहीं। और मुँह उठा के चले गए थे टेस्ट देने। आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। अब आ जाएँ राइटिंग पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है राइटिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग हैं जो राइटिंग में फेल होते हैं। मोस्टली लोगों का आता है 6.5। तो लकीली हम दोनों का राइटिंग में आया था 7.5 और शगुफ्ता का आपको पता है कि जो एकेडमिक का इन्होंने दिया था उसमें 8 था। तो जिसकी बेस पे इन्होंने बिल्कुल भी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ गई, फिर भी मेरे जितना बैंड आ गया। मेरा ख्याल था कि मेरा
पहले से बैंड बेहतर इसलिए आएगा क्योंकि उस वक्त तो मेरी राइटिंग की कोई प्रैक्टिस भी नहीं होती थी, मैं तो वैसे ही टेस्टिंग। लेकिन अब मैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ रही थी, मैं ऑलरेडी एक डिसर्टेशन लिख रही हूँ, तो मेरा ख्याल था कि मेरी इंग्लिश ऑलरेडी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि उसके लिए ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तो आपने उसके अंदर अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करनी है जो भी आप लिख रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आती कि मेरा राइटिंग में इतना कम बैंड क्यों आया था। नहीं 7.5 तो बहुत अच्छा बैंड है, बहुत कम लोगों का आता है। मेरा पहले राइटिंग में 8 आ चुका था, तो मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही कि मेरा 8 से अगर ज्यादा नहीं आ रहा था तो एटलीस्ट 8 आना चाहिए था। कोई बात नहीं, इवेंचुअली हमारी इमिग्रेशन हो गई स्कोर की बेस पे, तो इट डजंट मैटर एनीमोर। अच्छा जी, अब हम आपके साथ शेयर करते हैं कि राइटिंग का बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है। इसमें एग्जामिनर्स क्या देखते हैं। एक तो वो देखते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल, तो लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। प्लस देखते हैं कोहेशन। कोहेशन क्या होता है जी, यूनाइटेड होल शुड मेक अ सेंस। इसमें आपका स्ट्रक्चर मैटर करता है। और इसके अलावा लेक्सिकल रिसोर्स है, जो कि बेसिकली होती है आपकी वोकेबलरी और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। रेंज में आप कह लें कि जी आप पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज कर रहे हैं, जिसमें कि आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेमीकोलन, कॉलन, कॉमा और यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल जैसे कि होते हैं ए, एन, द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी आपने लाजमी प्रिपरेशन करनी है और इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मैंने बहुत थॉरो रिसर्च किया इंटरनेट पे, और जो रिसोर्सेज मुझे मिले जो सबसे इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं। तो आपने उनसे गो थ्रू लाजमी करना है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी कभी इस चीज़ को अटेंशन नहीं देते। दा किधर यूज़ होना है, ए किधर यूज़ होना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा IELTSlist.com पे मैं गया, जो कि राइटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। उधर से मैंने 20 जो सैम्पल आंसर्स थे वो पढ़े और देखा कि जी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में उस वेबसाइट पे थी। और इसके अलावा एक बहुत और यूज़फुल टिप, राइटिंग में अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने वोकैब्युलरी याद करने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये था कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले स्टूडेंट्स जो है ना, वो अपनी नई वोकैब्युलरी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। जिससे ये होता है कि वो वर्ड्स स्टूडेंट्स के माइंड में स्टक हो जाते हैं और एग्ज़ाम में उनकी जो थिंकिंग है वो उसी को वर्ड्स के अराउंड घूमती रहती है, जिसकी वजह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स लिख देते हैं। तो अगर आप नई वोकैब्युलरी सीखना चाहते हैं तो आपने एटलीस्ट 3-4 मंथ्स पहले स्टार्ट करना है, प्लस आपने लिख के याद करने हैं वर्ड। ये एक अच्छी टेक्निक है कि आपकी मेमोरी में वो वर्ड रहेंगे। एक और बहुत यूज़फुल टिप है कि आपने जब रियल टेस्ट में होंगे तो आपने आंसर अपना ऐसे टाइम मैनेज करना है कि आपके पास एंड में 5 मिनट्स लाज़मी होने चाहिए अपना आंसर से गो थ्रू करने के लिए। इस 5 मिनट्स में आपको लाज़मी कोई ना कोई मिस्टेक मिलेगी, आपको कोई ना कोई बेटर वर्ड मिल जाएगा लिखने के लिए। और आपने वर्ड काउंट भी लाज़मी मैटर करता है। वर्ड आपने कैसे काउंट करने हैं, आपने सिर्फ एक लाइन पहली काउंट कर लेनी है अपने आंसर की और देखना है इसमें कितने वर्ड हैं, और फिर आपने लाइन्स काउंट करनी है ताकि आपका टाइम बचे। और हमने वोकैब्युलरी पे कुछ फोकस नहीं किया था और ना ही हमने कोई फैंसी वर्ड्स यूज़ किए थे, लेकिन हम दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा था। फाइनल आ गया स्पीकिंग। स्पीकिंग का भी मैं आपके साथ स्कोरिंग क्राइटेरिया सबसे पहले शेयर करता हूँ। इसमें आता है जी फ्लुएंसी और कोहेरेंस। एग्जामिनर चेक करेगा आपकी लेक्सिकल रिसोर्स, चेक करेगा कि आपने वोकैब्युलरी कैसे यूज़ की है, आपकी ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी चेक करेगा, प्लस प्रोनाउंसिएशन चेक करेगा। स्पीकिंग में मेरा था 7, जो कि बस 100 ही है, और मेरी बेगम का था 9, जो कि बनता है CLB 10। तो बेगम प्लीज अपने ख्यालात ज़रा शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, स्पीकिंग में आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले तो अपना इम्प्रेशन, जैसे आप एंटर होते हैं रूम में तो आपने एग्जामिनर को हेलो बोलना है, उसका हाल पूछना है या हाउ आर यू डूइंग या इस तरह पूछना है। आपको पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होता है। वो कहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, तो आपने बस पहले कभी टेस्ट दिया आपने, नहीं दिया, आप क्यों टेस्ट दे रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, पहले कभी टेस्ट दिया या नहीं दिया, और क्यों टेस्ट दे रहे हैं। तो आपने ये चीजें बताने के बाद वो आपको, क्योंकि एग्जामिनर ने ही एग्जाम गाइड करना है, तो वो आपको बताते जाएंगे कि आगे आपने क्या करना है। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो भी बात करनी है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट की हो, कि आपने पूरा आर्गुमेंट उनको बताना है। कि जैसे आप किसी चीज के बारे में अपनी फर्ज करो कि ओपिनियन बता रहे हैं,
तो आपने एक तो बैक स्टोरी बतानी है, बैक स्टोरी आपने बिल्ड करनी है कि जैसे आप अगर किसी टॉपिक के बारे में ऐसा सोचते हैं तो क्यों ऐसा सोचते हैं, आपकी कोई मेमोरी है उसके साथ अटैच। जैसे मुझसे उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो इस बारे में था कि पुरानी जनरेशन जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, उसका हमारी जनरेशन से क्या डिफरेंस है, क्या फर्क लगता है आपको। तो इसमें आप जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ब्रॉड या कोई हर चीज के बारे में बोलना शुरू कर दें, आप एक एरिया पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पिक किया कि हमारी प्रीवियस जनरेशन और हमारी जनरेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा फर्क था कि हमने हमारे यहाँ जब हम बड़े हो रहे थे तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी जो उससे पहले हमारी प्रीवियस जनरेशन ने नहीं देखी हुई थी। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रीवियस जनरेशन के पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और उनकी अपनी विजडम होती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी साइड है उसमें नई जनरेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है उसको यूज़ करने में या उससे फ़ायदा लेने में। तो इस तरह आप अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो वो क्यों आपकी ओपिनियन है। वैसे हमने एक वीडियो डाली है डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे, और जिसमें उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि एक कैंडिडेट रियल टेस्ट दे रही है और उनका CLB 9 कैसे है। तो आप अगर वो वीडियो देख लें तो वो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा आपका इतना अच्छा बैंड क्यों है। जो मुझे लगता है, एक तो आप बहुत फ्लुएंटली बोलती हैं, प्लस आपकी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखती हैं, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती रहती हैं, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है। एक तो आप नर्वस बिल्कुल नहीं होती, ये नर्वस चीज़। तो होना बड़ी नेचुरल बात है, मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी और मुझे एक पॉइंट पे लग रहा था कि काफी फनी हुआ कि मुझे एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद टेस्ट खत्म हो गया है, तो मैं एक्चुअली उठ के जाने लगी थी बाहर। मैं इतनी अच्छा। नर्वस थी, मुझे हालांकि मुझे पता था कि स्पीकिंग के टेस्ट में क्या होता है, लेकिन मैं इतनी नर्वस थी कि एकदम से मुझे लगा कि जैसे टेस्ट खत्म हो गया वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुई मेरी एग्जामिनर, तो मुझे लगा कि बस अब मुझे उठ के जाना चाहिए और मैं आई थिंक हाफ उठ गई थी अपनी चेयर से अच्छा। और फिर मैं बैठी। तो नर्वस होना नेचुरल बात है, लेकिन आप इस तरह नर्वस ना हो कि आपको लगे कि अच्छा ये मुझसे पता नहीं क्या पूछ लेंगे और हाँ, पता वो नहीं। आप बिल्कुल भी कोई ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछते, वो आपके साथ आपने बिल्कुल ऐसे एज्यूम करना है कि आप अपने एक फ्रेंड के साथ एक डे टू डे डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो राइटिंग और स्पीकिंग है, इन दोनों मॉड्यूल्स का मकसद ये होता है कि अगर आपने राइटिंग में या स्पीकिंग में किसी को अपनी बात समझानी है तो क्या आप समझा सकते हैं अपनी बात, जो भी आपका पॉइंट है। ये मैटर नहीं करता कि आपका क्या पॉइंट है। जैसे राइटिंग में ऐसे होता है कि मेरा और बिलाल का राइटिंग टास्क सेम था, लेकिन हम दोनों ने टोटली डिफरेंट ओपिनियन दी थी उसमें। हमने बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन दी थी। जो मेरा राइटिंग का पीस था उसमें मैंने बिल्कुल एक अलग पॉइंट को सपोर्ट किया था और एक अलग पॉइंट के बारे में आर्गुमेंट दिया था कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, और बिलाल ने उसका बिल्कुल ऑपोजिट दिया था। और तो मुझे लग रहा था मेरा तो 6 ही आएगा, मैं तो गया। ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या पॉइंट सपोर्ट किया है यार, लेकिन ये मैटर करता है कि आप अपना पॉइंट किस तरह समझा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ये जज करना है कि आप अगर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो आप वहां जाके लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बॉटम लाइन पे आइल्स का ये मकसद है कि जब आप जाएं तो आप वहां जाके अपनी राइटिंग में या बोल के आप अपनी बात समझा सकते हैं या नहीं। लिसनिंग का ये मकसद होता है कि आप दूसरा जो कुछ कह रहा होगा उसको समझ सकते हैं या नहीं। लिसनिंग में आपने एक इडियम भी यूज किया था, याद है? सॉरी, स्पीकिंग में स्पीकिंग में, हाँ स्पीकिंग में मैंने जो मुझे याद है वो मैंने एक यूज किया था। लेकिन ईडियम का जैसे आप पहले कह रहे थे कि अगर आपने कोई इस तरह के एक्सप्रेशंस या ईडियम्स अगर याद करने या न्यू वोकेबलरी जैसे आपने याद करनी है, तो आपने कोई भी ऐसा वर्ड वहां जाके यूज नहीं करना जो आपने पहले यूज नहीं किया हुआ। अगर बिल्कुल। आपने कोई नया वर्ड सीखा है तो आप वो नए वर्ड को पहले अपनी लैंग्वेज में शामिल करें। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम बहुत सारे नए वर्ड्स तो सीख लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ये इस्तेमाल कहाँ होने हैं। तो सिर्फ फैंसी होने के लिए हम वो वर्ड जहाँ नहीं चाहिए होता या जहाँ उसका मतलब गलत भी हो सकता है हम वहां भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपको वोकेबलरी और इडियम्स में आपने ये तब यूज करने हैं जब आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं, आपने इससे पहले यूज किए हुए हैं और आपको पता है कि उसका राइट यूज। इसके अलावा आप एक छोटा सा चीज़ और कर सकते हैं कि मिरर के सामने खड़े होके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वो वीडियो देखें जिसका हमने लिंक डाला है, उसके अलावा आइल्स लिस्ट पे जाएं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख सकते हैं, आप मूवीज़ देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लें इंग्लिश का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बहुत फर्क पड़ता है। आप न्यूज सुने इंग्लिश में,
जैसे CNN या BBC है वो देखें। आप डिफरेंट एक्सेंट्स भी सुनने की कोशिश करें। और जैसे आप YouTube पे देख सकते हैं कोई शो, डॉक्यूमेंट्री देख लें। डॉक्यूमेंट्री सबसे अच्छा तरीका होता है, या फिर मूवीज में ये होता है क्योंकि कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, दो लोग आपस में बोल रहे होते हैं, तो आपको काफी ज्यादा वर्ड्स का अंदाजा ओके। होता है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि बुक्स होंगी आइल्स की, अगर आप उनके जो रीडिंग पैसेज है वो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ने हैं। उसमें एक तो ग्रामर बहुत अच्छी यूज़ हुई होती है, एक तो उसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं। वो ये भी हो सकता है कि आपको उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए राइटिंग में, तो आप वो अच्छी तरह पढ़ें। इस पर्सपेक्टिव से पढ़ें कि आपको राइटिंग में उससे हेल्प मिल सके कि ग्रामर कैसे यूज़ हुई है उसमें और क्या-क्या टॉपिक्स उसमें उन्होंने कवर किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक डाल दिए हैं, आपने आइल्स की बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, आपका स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, और इसके अलावा यूट्यूब का वो जो क्लिप जो हमने देखा था अपनी लिसनिंग के लिए वो डाल दिया है, और आइल्स लिज जहाँ से हमने प्रैक्टिस की थी वो डाल दिया है। इसके अलावा एक और भी हमने सोर्स डाला है, जे भी काफ़ी फेमस है। आप उसको भी एक दफ़ा देख लें, अगर आपको उधर से वो ज़्यादा ईज़ी लगता है तो आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं फॉर ओनली राइटिंग। तो हमने तो सिर्फ़ आइल्स लिज को फ़ॉलो किया था, तो आपने अपनी जजमेंट की बेस पे चलना है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा आइल्स लिज करें, लेकिन जे भी आप एक नज़र देख लें। इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में कि रीडिंग या राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, तो हम उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। और गाइस प्लीज़ आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आप तक हम बहुत एक्यूरेट और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और आपकी भी कैनेडियन इमिग्रेशन में हेल्प हो सके। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। मुझे और शुभ्स को दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।